हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने वेटेज के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे। आज का जो 7 मई 2026 जो है उसके क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी रियल क्वेश्चन आए हैं उसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो सब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटचित्र कला किस राज्य की जो लोकप्रिय पेंटिंग है। तो उसमें आपका ऑप्शन था बिहार, उड़ीसा, ये गुजरात और राजस्थान। तो आपको आंसर देना है कि बिहार, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। जो कुछ इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग है उसमें से जैसे बिहार की इम्पोर्टेंट पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग, उड़ीसा का पटचित्र, राजस्थान का पटचित्रकला, महाराष्ट्र का वारली चित्रकला, उसी तरह पश्चिम बंगाल का कालीघाट, आंध्र प्रदेश का कलमकारी, उसी तरह गुजरात का पिथौरा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, उत्तर प्रदेश का मुगल चित्रकला, पंजाब का सिख लघु चित्रकला, तमिलनाडु का तंजौर चित्रकला, केरल का केरल भित्ति चित्रकला, जम्मू एंड कश्मीर का बस बसौली चित्रकला और मध्य प्रदेश का गौंड चित्रकला और कर्नाटक का मैसूर चित्रकला। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों का, क्योंकि रेलवे एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, टॉपिक वही रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए, इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ते जाना है। और आगे क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। इसी के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इसके रिलेटेड टॉपिक भी है। जैसे कि अनुच्छेद 352 की बात करें तो ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। अनुच्छेद 355 ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट, मतलब राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एग्जाम में हो सकता है पूछ सकते हैं, पूछ दे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेंगे। अनुच्छेद 355 किसे संबंधित है? ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। उसके बाद अनुच्छेद 365 जो कि आपको देता है केंद्र को निर्देश न मानने पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर केंद्र के निर्देश नहीं मानते हैं कोई स्टेट तो उस पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है 352, 356, 360, 355 और 365 सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो पता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, कितना हुआ था 1976 में हुआ था, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। तो भारत में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके तहत संविधान में तीन शब्द जोड़े गए थे। सॉरी, प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। आगे क्वेश्चन से आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर करके याद करके जाना है कि 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ वो पंचायतों से संबंधित है। हो सकता है कि पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है, तो 73वां, 73 73वां संविधान संशोधन। ओके, उसके बाद 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है 73 और 74 में, तो आपको याद रखना है कि 74 जो होता है वो नगर निगम नगर पालिका से संबंधित है और 73 जो है पंचायत से संबंधित है। उसके बाद 61 जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो उसमें मतदान का आयु 18 वर्ष हो गया था। उसमें मतदान का आयु, वोट देने का आयु कितना हो गया था? 18 वर्ष हो गया था। और जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी के लिए कितना? 101वां संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जीएसटी लागू करने के लिए। आगे क्वेश्चन आया था कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ अपना ये जो इंडियन फ्लैग है वो कहाँ पे, नेशनल फ्लैग, सॉरी इंडियन नेशनल फ्लैग को कहाँ पे फहराते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला, रेड फोर्ट पे फहराते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनसबदारी प्रथा आप सभी को पता होगा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अधिकारियों का वेतन और सैन्य प्रशासन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिकारियों का वेतन और सैन्य प्रशासन। कब शुरू किया गया था मनसबदारी प्रथा? ये 15 से 71 में शुरू किया गया था। 15 से 71 में मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था।
आगे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जिसमें विधानसभा है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऐसे ही तीन और इसको मिलाकर, दिल्ली को मिलाकर तीन और ऐसे यूटी हैं जिसमें कि विधानसभा है। तो वो कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। दिल्ली में भी है, पुडुचेरी में है और जम्मू एंड कश्मीर में। आपका हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा में नहीं है। आपको तीन ऑप्शन दिया रहेगा और एक में कोई और अदर ऑप्शन रहेगा। तो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है कि तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में। आगे क्वेश्चन था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का जो स्थापना है, फाउंड किसने किया था? फाउंडर कौन है? पीसी महालोविस। कौन है? पीसी महालोविस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1931 में। कब किया गया था? 1931 में इसको स्थापना की गई थी आईएसआई की। आगे क्वेश्चन है कि 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में जो चटगांव में हुआ था शस्त्रागार, मतलब वहाँ पे जो जितने भी आर्म जो हथियार थे उसको लूटा गया था। किसने लूटा था? सूरसेन। इसी को मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मास्टरदा के नाम से जाना जाना जाता है। बाद में इसको फांसी दे दिया गया था। तो सूरसेन, इसका आंसर क्या होगा? सूरसेन। ठीक है। आगे क्वेश्चन था कि 60वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर। रायपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि बौद्ध संघ के नियम किस पीटक के अंतर्गत आते हैं? मतलब जो रूल है उस किस किताब के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है, लिखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? रूल्स को लिखा गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन था कि मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सा मापदंड नहीं है, कौन सा पैरामीटर ऐसा है जिसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता मानव विकास सूचकांक में? तो इसमें शिक्षा को किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आय को, इनकम को भी किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेंडेंसी, इसको भी किया जाता है, बट इसमें सेक्स रेशियो को नहीं किया जाता है। ये तीनों को किया जाता है और इसमें लिंगानुपात को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंगानुपात। ओके। आगे क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था अंग्रेज बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था में अंग्रेज क्यों क्या संभालते थे? तो क्या संभालते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू कलेक्शन। दीवानी का जो राइट है वो बंगाल में अंग्रेजों के पास था। इसको लागू किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन था कि नगर पालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? नगर पालिका गठन आर्टिकल 243 क्यू के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। 243 क्यू के अंतर्गत किया जाता है। आगे क्वेश्चन से पहले आपको ये याद रखना जरूरी है कि ये जितने भी पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 243 की बात करें जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बात की गई है। 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया है। 243 सी में किया गया है, 243 सी के में पंचायतों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात किया गया है। 243 में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात किया गया है। 243 के ई में बात किया गया पंचायतों की अवधि, पंचायत की जो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात किया गया है। 243 के ऐप में सदस्यताओं के लिए अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप। 243 के ई में पंचायतों की शक्तियाँ, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, इसके बारे में 243 के जी में बात किया गया है। उसके बाद 243 के एच में बात किया गया है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ, पावर टू इम्पोज टैक्सेस, मतलब वो टैक्स लगा सकता है, इसके बारे में बात किया गया है। 243 के आई में बात किया गया है राज्य वित्त आयोग, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। 243 के जी में पंचायतों के लेखों का लेखा परीक्षण, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात 243 के में बात किया गया। 243 के एल में केंद्र शासित प्रदेशों को लागू करना, केंद्र शासित प्रदेशों को लागू करना। ठीक है। 243 के में कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। और 243 के में वर्तमान में कानूनों की निरंतरता। और 243 के ओ में बात किया गया है न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके एक बार देख के चले जाना। उसके बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? काफी इजी क्वेश्चन है कि इसको कब मिला था। अगर आपको याद है तो एक बार में टिक करोगे आप। 21 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था लद्दाख को। आगे क्वेश्चन है, जल के इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? देखो, जल का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, मान लो H2O है ये, ठीक है, ये जल है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके
अलग अलग तोड़ना मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं, ओके, और ऑक्सीजन के एक अणु होते हैं। तो 2:1, 2:1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। केमिस्ट्री क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद था कि ASC डबल आई कोड कितने बीट्स के होते हैं? तो कितने बीट के होते हैं ये? 8 बीट के होते हैं। और कुछ हैं जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखना है। जैसे कि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, 8 बीट 1 बाइट होता है। 1024 बाइट जो होता है वो 1 केबी होता है, 1 किलो बाइट होता है। 1024 केबी जो होता है 1 मेगा बाइट होता है, जिसको एमबी बोलते हैं। 1024 एमबी जो होता है 1 गीगा बाइट होता है, जिसको जीबी बोलते हैं। 1024 जीबी जो होता है 1 टेरा बाइट होता है, जिसको टीबी बोलते हैं। तो 8 बिट 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट 1 गीगा बाइट, और 1024 गीगा बाइट 1 टेरा बाइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें मास्टर ह्यूमन अवार्ड किससे दिया गया था? तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये आमिर खान को दिया गया था। ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो लगाया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम मैनेज जो सॉरी सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उनका मेन फंक्शन है वो हार्डवेयर को संचालित करना, हार्डवेयर को फंक्शन करवाना। डिफरेंट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसको बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। उसके बाद ढेर सारे होते हैं, बूट लोडर्स होते हैं, ढेर सारे जितने भी होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको पढ़ के चले जाना। ओके। आगे चलते हैं, विद्यांचल ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो काफी ऐसा क्वेश्चन है कि कहाँ पे है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश तो ऑप्शन भी नहीं है, सिंगरौली में। कहाँ पे? सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे बड़ा विद्युत ताप पावर थर्मल पावर प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट। पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसको भी पढ़ के जाना, जैसे विद्यांचल ताप विद्युत संयंत्र सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। सीपत ताप विद्युत संयंत्र बिलासपुर में है। तालचर, तालचर कहाँ? अंगुल कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है, किस स्टेट में? उड़ीसा में। कोरबा सुपर थर्मल पावर जो है कोरबा में पड़ता है। रामा रामागुंडम सुपर थर्मल पावर जो है ये पेद्दापल्ली में पड़ता है, जो कि तेलंगाना में है। तो फरक्का सुपर थर्मल पावर, ये तो सबको याद है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ फरक्का का है? पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद में है। ये सोनभद्र यूपी में पड़ता है। उसके बाद कहलगांव सुपर थर्मल पावर जो ये बिहार में पड़ता है, भागलपुर में। उसके बाद तुतीकोरिन जो है ये थूथुकुडी जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद मुद्रा थर्मल पावर जो है कच्छ में, गुजरात में। ये दो तीन इंपॉर्टेंट है। वाले एग्जाम और जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया था, तो इसको पढ़ के जाना सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। आगे कुछ अभी पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर समझौता किस देश के साथ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेके 1945 तक चला था। और इसमें जो है यूके ने रक्षा समझौता किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ किया था, जर्मनी के साथ किया था। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू का जो टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है कि सितंबर 1 1939 जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 1945 तक चला था। यहाँ पे जापानी जो सरेंडर कर दिया था, और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था। 1945 में जापानी सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये है, भारत के शताब्दी जो 87 में ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये है प्रणव वेंकटेश बना है। कौन बना है? प्रणव वेंकटेश बना है। तो ये आज का क्वेश्चन था जो कि पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी यूजी में। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। और टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो और क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इतना क्वेश्चन मिला, मैं इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टोटल कितना 21 क्वेश्चन हैं इसमें। और 21 के साथ साथ इसमें अच्छी खासे और भी क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने का चांस यही है। इसको इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना बिल्कुल नेसेसरी है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो मिस हो गया हो तो आप कमेंट कर